नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे भक्ति काल से संबंधित जो हमारे तथ्य चले हुए हैं। भक्ति काल से संबंधित हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य परंपरा को पढ़ चुके हैं। सूफी काव्य परंपरा की हमने शुरुआत की थी कल की क्लास में। तो सूफी काव्य परंपरा से भी संबंधित हमने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को कर लिया था और आज के क्लास में हम करेंगे कि हिंदी के प्रमुख सूफी कवि कौन रहे और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, यानी कि उनकी कौन से काव्य रहे। तो सूफी काव्य के परंपरा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के संबंध में आज महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। सभी रचनाओं के संबंध में हम देखेंगे किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो DSSB हो या UPT GT हो या फिर NTA NET, किसी भी स्टेट में अगर हिंदी संबंधी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो सभी के लिए ये हमारी जो क्लास है लाभदायक सिद्ध होगी, बेनिफिट दिलाएगी आपको परीक्षा में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कवि का नाम देखेंगे, फिर रचना देखेंगे, फिर रचना वर्ष, फिर उनकी भाषा, फिर उनके छंद। एक तथ्य को हम बार बार रिवाइज करते हुए चलते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम पीछे के तथ्यों को हम भूलें ना। तो शुरुआत कर लेते हैं असाहित कवि से संबंधित जो रचना रही है। असाहित कवि की जो रचना है वो रही है हंसावली। 1370 ईस्वी। भाषा रही इनकी राजस्थानी। किस छंद में लिखी गई? चौपाई दोहा छंद में ये रचना लिखी गई। फिर है मुल्ला दाऊद, जो कि रचना रही इनकी प्रसिद्ध रचना चंदायन, जो कि सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी गई है। प्रथम महाकाव्य माना जाता है सूफी काव्य परंपरा का, तो वो है चंदायन, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है चंदायन को सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना, जो 1979 ईस्वी इसका रचना काल रहा है। अवधी भाषा में ये लिखी गई। चौपाई दोहा इसका छंद रहा। और दामोदर कवि की जो रचना है वो है लखन सेन पद्मावती कथा। लखन सेन पद्मावती कथा है ये, और 1459 ईस्वी में राजस्थानी भाषा में चौपाई दोहा और सोरठा छंद में ये रचना रचित है। उसके बाद बात करें ईश्वरदास। ईश्वरदास को भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ना ही भक्ति काल में स्थान दिया है। उन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत कहीं पर भी ईश्वरदास का स्थान नहीं दिया है, ना ही उन्होंने सगुण काव्य धारा के अंतर्गत ईश्वरदास को रखा है, ना ही सूफी काव्य के धारा के अंतर्गत ईश्वरदास को माना है। तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये पूछ लिया जाता है तथ्य कि इनमें से कौन सा कवि ऐसा रहा है जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में स्थान नहीं दिया, तो वो है ईश्वरदास। ईश्वरदास की सत्यवती कथा को उन्होंने कहीं स्थान नहीं दिया। तो ईश्वरदास वैसे सगुण काव्य धारा के कवि रहे हैं, लेकिन उन्होंने सूफी काव्य के अंतर्गत सत्यवती कथा भी लिखी है। उसके बाद देख लेते हैं 1501 ईस्वी इसका सन रहा। अवधी भाषा में ये रचना लिखी गई, दोहा चौपाई छंद में। उसके बाद बात करते हैं कुतुब्बन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है और प्रथम रचना इसे मृगावती को उन्होंने माना है। क्या इसका समय रहा 1501? भाई 1501 नहीं, कई बुकों में आप लोगों को 1501 मिलेगा और कहीं आपको 1503 भी दिखाई देगा। तो मैंने जब ऑथेंटिक बुकों को चेक करके देखा, सही मायने में हमारा जो मृगावती का जो समय पाया जाता है 1503 ईस्वी माना जाता है। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है और आपको एक बार से फिर इसको थोड़ा सा देखते हुए ऑथेंटिक बुकों में उसका देख लेना है कि 1501 है या इसका सन या 1530। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि मैंने जब देखा था, चेक किया था, क्योंकि कई बुकों में मैंने देखा कहीं पर तो 1501 लिखा हुआ है और कहीं पर 1503, तो 1503 ही में मुझे सही लगा। तो अपने आधार पर आप चेक कर सकते हो। तो भाषा रही इसकी अवधी, दोहा चौपाई छंद में लिखी गई।
फिर गणपति जो है माधव नल काम कंदला जो रचना लिखी है गणपति ने, और माधव नल काम कंदला नाम से कई लेखकों ने रचना लिखी है, जिसमें कि कुशल लाभ की रचना सर्वाधिक प्रमुख प्रसिद्ध रही है, जो कि सबसे पहले लिखी थी कल्लोल कवि ने। फिर जो उसके कुछ छंद बच गए थे तब लिखी कुशल लाभ ने। फिर गणपति चंद्रगुप्त ने भी इस नाम से रचना लिखी है। सूफी काव्य परंपरा में 1527 ईस्वी इसका समय रहा। राजस्थानी भाषा रही। दोहा छंद में ये रचना लिखी गई। उसके बाद है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है, उनकी प्रसिद्धि का आधार भी पद्मावत को माना जाता है। पद्मावत इनकी प्रसिद्ध रचना रही। 1540 इसका समय रहा। अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में लिखी गई। फिर है मंजन की जो रचना है मधुमालती। मधुमालती रचना है 1545 ईस्वी इसका समय रहा। अवधी भाषा में लिखी गई। दोहा चौपाई में ये रचित रचना है। और उसके बाद बात करें कुशल लाभ की। कुशल लाभ जो है माधव नल का काम कलंदला जो रचना है 1556 ईस्वी में राजस्थानी भाषा में चौपाई दोहा और सोरठा छंद में इन्होंने लिखी। और पहले अगर ये पूछ लिया जाए तो पहले किस लेखक ने लिखी, तो वो लेखक रहे हैं कल्लोल कवि रहे हैं। उन्होंने माधव काम कंदला जो रचना है कुशल लाभ से पहले लिखी। फिर जो अधूरी फिर उसके कुछ और छंद जोड़ दिए गए कुशल लाभ जी द्वारा। उसके बाद बात करते हैं नंददास की। नंददास की जो रचना है रूप मंजरी। रूप मंजरी का जो समय है 1568 ईस्वी ब्रज भाषा दोहा चौपाई छंद में। फिर नारायण दास की रचना कई बार पूछी जाती है। छिताई वार्ता किस कवि की रचना है, तो नारायण दास की 1590 राजस्थानी ब्रज भाषा में दोहा चौपाई छंदों में। उसके अधिकतर जो रचनाएं हैं सूफी काव्य परंपरा की अवधी भाषा की रही है। दोहा चौपाई छंदों में लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे सूफी काव्य रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सत्य है सत्य नहीं, इस प्रकार से कथनों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या विशेषता या क्या क्या जो तथ्य रहे वो सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत रहे। उस्मान कवि जो है, उस्मान कवि द्वारा रचित जो रचना रही है चित्रावली 1613 ईस्वी अवधी भाषा में चौपाई दोहा इसका छंद रहा। एक कवि और रहे पुहकर जो कि रस रतन के रचयिता रहे। 1618 ईस्वी में ये लिखी गई अवधी भाषा में चौपाई दोहा में। फिर है शेख नवी जो कि ज्ञानद्वीप कई बार परीक्षा में पूछी गई है। शेख नवी किसके द्वारा रचित रचना है, तो शेख नवी जो है ज्ञानदेव के द्वारा रचित रचना है। 1619 ईस्वी अवधी भाषा चौपाई दोहों में। नरपति व्यास जो रचना है नरपति व्यास जी जो लेखक है सूफी काव्य परंपरा के, उन्होंने लिखी है नल दमयंती रचना 1625 ईस्वी में अवधी भाषा में चौपाई दोहा इनका छंद रहा। फिर एक रचनाकार और रहे हैं प्रसिद्ध रचनाकार कासिम शाह की जो रचना है हंस जवाहिर जो है 1531 ईस्वी में लिखी गई अवधी भाषा में चौपाई दोहा छंद रहा। फिर है नूर मोहम्मद ने दो रचनाएं लिखी हैं, एक इंद्रावती एक अनुराग बांसुरी। इंद्रावती का जो समय रहा 1744 ईस्वी अवधी भाषा में लिखी गई दोहा चौपाई छंदों में। और नूर मोहम्मद की जो रचना है एक और वो है अनुराग बांसुरी। एक है इंद्रावती और एक है अनुराग बांसुरी। दोनों रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये दोनों ही रचनाएं इम्पोर्टेंट है नूर मोहम्मद जी की, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। 1764 ईस्वी इसका समय रहा। अवधी भाषा दोहा चौपाई छंद में लिखी गई। इसके बाद बात कर लेते हैं सूफी कवि जयसी के संबंध में। जयसी के संबंध में भी परीक्षा में तथ्य पूछे जाते हैं। जयसी के संबंध से संबंधित भी तो कई परीक्षाओं में जैसे जयसी के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सभी तथ्यों को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं जयसी जी का जन्म। जयसी जी का जन्म जो है वो है 1492 ईस्वी। इनका नाम जो है इनके स्थान के आधार पर ही पड़ा है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जायसी का मतलब इनमें से किस लेखक का नाम उसके जन्म स्थान के आधार पर रखा गया। तो आपको ध्यान रखना है जायसी जी का जो नाम है उनके जन्म स्थान के आधार पर रखा गया। जायस नगर के रहने वाले थे, इसीलिए उनका नाम जायसी पड़ा। उत्तर प्रदेश के जायस नगर के रहने वाले
जायसी जी के पिता का नाम जो है शेख ममरेज रहा। प्रमुख जो ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये जो है प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। इन ग्रंथों के अंतर्गत कौन कौन से और अन्य तथ्य बनते हैं इनको भी हम आगे देखेंगे। और एक दो ग्रंथ और है जायसी जी के जो जायसी जी ने लिखे हैं वो देख लेते हैं हम, क्योंकि परीक्षाओं में पूछ ले जाता है कि निम्नलिखित में से जायसी जी का ग्रंथ कौन सा नहीं है या कौन सी रचना जायसी जी की नहीं है। तो नहीं से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं भाषा रही इनके ग्रंथों की जो है वो अवधि। उसके बाद शैली की बात करें तो प्रबंध शैली में लिखे गए। शिक्षा साधु संतों की संगति में मिली जायसी जी को। फिर वेदांत, ज्योतिषी, दर्शन, रसायन तथा हठ योग का पर्याप्त ज्ञान था उनको। और उपलब्धि की बात करें तो हिंदी सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए तो हिंदी सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है सूफी कवियों में, तो वो नाम आएगा जायसी जी का। बात करते हैं आगे। प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिदी के शिष्य रहे हैं। फ़कीर शेख मोहिदी के जो शिष्य रहे हैं जायसी जी, और जायस में रहते थे। जायस नगर में रहने के कारण ही इनका नाम जो है जायसी पड़ा। मृत्यु हुई 1542 ईस्वी में। इसके संबंध में और अन्य तथ्य भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल महत्वपूर्ण कवि रहे हैं सूफी काव्य परंपरा का। तो जायसी जी के संबंध में जितने तथ्य हमें इधर उधर से कई पुस्तकों का संग्रह के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, तो आपके सामने लेकर के आई हूँ ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और एक तथ्य, एक कवि से संबंधित या एक काल से संबंधित अधिक से अधिक तथ्य आपके सामने आए और परीक्षा में आपके लिए जो लाभदायक सिद्ध हो। तो देख लेते हैं साहित्य में स्थान जायसी जी का जो है सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने काव्य में प्रबंध शैली का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म के संबंध में अनेक मत हैं। इनकी रचनाओं से जो मत उभर कर सामने आए उनके अनुसार जायसी का जो जन्म है 1492 ईस्वी के लगभग रायबरेली जिले के जायस नगर में हुआ, ऐसा माना जाता है। वे स्वयं कहते हैं जायस नगर मोर स्थानों के, जायस नगर ही मेरा स्थान रहा है। तो जायसी जी ने स्वयं ये पंक्ति के माध्यम से ये पंक्ति लिखी है। उनके लेखन में ही, उनके रचनाओं में ही ये हमें पता चल जाता है कि जायसी जी जो है जायस नगर के रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं लिखा है जायस नगर मोर स्थानों। जायस के निवासी होने के कारण उन्हें वे जायसी कहलाए। मलिक जायसी को वंश परंपरा से प्राप्त उपाधि थी और इसका नाम केवल मोहम्मद था। अगर ये पूछ लिया जाए जो जायसी जी का वास्तविक नाम क्या रहा है, तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद जो है जायसी जी का वास्तविक नाम रहा है। मलिक उनको वंश परंपरा के आधार पर उपाधि मिली हुई थी, इसलिए, और जो जायसी जो नाम है वो नगर के आधार पर पड़ा है, तो इसलिए इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम लिया जाता है। अगर वास्तविक नाम पूछ लिया जाए तो मोहम्मद, उपाधि का नाम पूछा जाए तो मलिक, और नगर के आधार पर नाम पूछा जाए तो जायसी। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। बाल्यावस्था में ही जायसी के माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण शिक्षा का कोई उचित प्रबंध न था। 7 वर्ष की आयु में ही चेचक से इनके कान और एक आँख नष्ट हो गए। भयंकर बीमारी आने के कारण, जो चेचक की एक बार भयंकर बीमारी आई थी, उसी के कारण इनकी जो एक आँख और एक कान नष्ट हो गए। केवल तब वे 7 वर्ष के थे। वे काले रंग से काले थे और एक आँख और कान के नष्ट हो जाने पर वे कुरूप भी हो गए थे। इसलिए एक बार जो बादशाह शेरशाह उन्हें देखकर हंसने लगे, बादशाह देखकर उन्हें हंसने लगे और उन्होंने जो बादशाह ने उन पर व्यंग्य कसा कि भाई कितने कुरूप और कितने काले हैं। तो इस पर तब जायसी जी ने कहा कि मोहिका हंसी से की कोहर रही, कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर हंस रहे हो।
तो ये बात सुनकर बादशाह बहुत ही लज्जित हुए। जायसी एक गृहस्थ के रूप में रहे हैं और इनका विवाह भी हुआ है और इनके पुत्र भी थे। पुत्रों की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण पहले बीमारियां, इस प्रकार से बीमारियां आती थी, कई घर उजड़ जाते थे, घर के कई सदस्य एक साथ चले जाते थे। तब बीमारियों का कोई इलाज नहीं था, जैसे कि चेचक की बीमारी आ गई, फिर अकाल पड़ गया, इस तरह से जो प्राकृतिक विपत्तियाँ भी आती थी तो भी काफ़ी सारा नुकसान होता था जान और माल का, दोनों का। तो किसी बीमारी के कारण आने के कारण ही जायसी जी के पुत्रों की भी मृत्यु हो गई और इतने पीड़ा के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। इसके 4 घनिष्ठ मित्र थे, यूसुफ, मलिक सालार, कादिम, सलोने मियाँ और बड़े शेख। ये इनके 4 मित्र रहे हैं। बाद में जायसी अमेठी में रहने लगे और वहीं सन 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जायसी के आशीर्वाद से अमेठी नरेश के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और तब से उनका अमेठी के राजवंश में बड़ा ही सम्मान होने लगा। प्रचलित है कि जीवन के अंतिम दिनों में ये अमेठी के कुछ दूर मंगरा नाम के वन में साधना किया करते थे और वहीं किसी के द्वारा शेर की आवाज़ के धोखे में इन्हें गोली मार दी गई। इनका देहांत हो गया। इस प्रकार से इनके बारे में एक कथन भी प्रचलित है। ये कभी कहा जाता है कि शेर की मृत्यु के कारण ही मंगरा नामक वन में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है जायसी जी प्रमुख रचनाएं। जब हम बात करते हैं जायसी जी की, उसके बाद हम बात कर लेते हैं रचनाओं की। तो रचनाओं में जायसी जी के जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहानावत और कई प्रमुख इनकी रचनाएं रही हैं। उन रचनाओं के अंतर्गत क्या प्रमुख तथ्य रहे हैं, किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको भी हम एक बार देखते हुए समझते हुए देख लेते हैं। जो पद्मावत के संबंध में, नागमती पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। जो पद्मावत जो इनकी रचना है, यही इनकी प्रसिद्धि का आधार भी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पद्मावत ग्रंथ जायसी जी की प्रसिद्धि का ग्रंथ कहलाने वाला ग्रंथ रहा है। और जो ये नागमती, पद्मावती और रतन सेन की त्रिकोण प्रेम कहानी मानी जाती है, यह जायसी की प्रसिद्धि कहलाने वाला ग्रंथ है। यह अवधी भाषा का पहला महाकाव्य यानी प्रबंध काव्य भी माना जाता है। किसको अवधी भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है? वो है पद्मावत को। उसके बाद है पद्मावत की पूर्वार्ध की कथा जो है वो काल्पनिक है, यानी कि पद्मावत की जो पहले की कथा है, शुरुआत की कथा, वो काल्पनिक मानी जाती है और उत्तरार्ध की कथा ऐतिहासिक मानी जाती है। जो बाद की कथा है पद्मावत की, वो ऐतिहासिक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है काल्पनिक और ऐतिहासिक दोनों का समावेश इस रचना में किया गया है। इसका ग्रंथ प्राकृत भाषा का ग्रंथ रतन शेखर कथा माना जाता है। इसका आधार ग्रंथ ने इसका आधार ग्रंथ जो है प्राकृत भाषा का एक ग्रंथ रहा है, रतन शेखर कथा, उसी को आधार ग्रंथ माना गया है पद्मावत का। उसके बाद यह प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला ग्रंथ है। अगर सूफी काव्यों के अंतर्गत ये पूछ लिया जाए तो प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो वो हो जाएगा पद्मावत। जायसी जी का ग्रंथ जो है पद्मावत। अगर ये पूछ लिया जाए प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को सभी को पता होगा घनानंद, जो कि रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं घनानंद। उन्हें ही प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है, जिन्होंने अपनी जो प्रेमिका है सुजान के प्रेम में काफ़ी सारी काव्य किए थे। उसके बाद बात करते हैं, यह दोहा चौपाई शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इसके दोहा चौपाई को तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में आधार बनाया। तो अगर ये पूछ लिया जाए रामचरितमानस का जो रामचरितमानस ने किस रचना की शैली को आधार बनाकर लिखा गया है, तो वो है दोहा चौपाई, जो कि जायसी जी के पद्मावत की
जो शैली रही है, जो रचना शैली, उसी को आधार बना करके रामचरितमानस भी लिखा गया है, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया। उसके बाद बात करते हैं इसमें कवि ने आम बोलचाल की अवधि का प्रयोग किया है। अगर ये पूछ लिया जाए अवधि भाषा की जो पद्मावत की जो भाषा है वो किस प्रकार की है, कौन सी अवधि है, संस्कृत निष्ठ रही है या फिर ठेठ अवधि रही है, तो ठेठ अवधि इसकी भाषा मानी जाती है पद्मावत की। इनमें कवि ने मसनवी शैली का भी प्रयोग किया है। मसनवी शैली के संबंध में मैंने कल आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया था। जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रम वाइज भी क्लास देख सकते हो, या फिर पीछे की वीडियो में जा कर के आप पहले के तथ्यों को समझते हुए धीरे धीरे हम बिल्कुल निरंतर, मैंने आपको कई बार बता भी रखा है कि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। हम रेगुलरिटी के साथ धीरे धीरे कम करते हुए चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि चीज़ों को समझते हुए पक्का करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह निरंतरता के साथ जुड़े रहने से ही आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे चैनल से ही जुड़ करके आपकी तैयारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना है कि आपको मैं इतना इधर कई ऑथेंटिक बुकों के संग्रह से आपके लिए इस प्रकार से तथ्य लेकर के आऊँ कि आपको इधर उधर ज़्यादा न भटकना पड़े और बिल्कुल अधिक से अधिक तथ्य आपके सामने हो, परीक्षा तक आपकी अच्छी तैयारी हो। इस प्रकार से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आप किसी भी भ्रम में ना रह करके अपनी सेल्फ स्टडी के अनुसार और जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, बार बार तथ्यों को रिवाइज करते हुए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। बात कर लेते हैं आगे। इनमें कवि ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। इसकी भूमिका विषय तथा उदात्त है और पद्मावत में कुल मिलाकर 57 खंडों का प्रयोग किया गया है। पद्मावत में कवि ने 7 चौपाई के बाद एक दोहा का प्रयोग किया है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा जहाँ पर प्रयोग होता है उसे हम कड़वक शैली भी कहते हैं। तो ये कड़वक शैली भी मानी जाती है। और विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की ट्रेजेडी कहा है कि हिंदी की ट्रेजेडी किस रचना को कहा जाता है, तो पद्मावत को। और किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही ने। कई बार परीक्षा में पूछी गई है, आपको याद ध्यान रखनी है। पद्मावत को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। पद्मावत में विभिन्न पात्रों का रूपकत्व का भी आरोप है। रूपकत्व का मतलब होता है कि पद्मावत के अंतर्गत पात्रों को किसका प्रतीक माना गया है। जैसे कि चित्तौड़ को किसका प्रतीक माना गया है, राजा रतन सेन को किसका प्रतीक माना गया है, सिंघलदीप को किसका प्रतीक माना गया है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किस पात्र को किसका प्रतीक माना गया है। तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न देखने को हमें मिले हैं कि चित्तौड़गढ़ को माना गया है शरीर का प्रतीक, राजा रतन सेन को माना गया है मन का प्रतीक, सिंघलदीप को माना गया है हृदय का प्रतीक, पद्मावती को माना गया है बुद्धि का प्रतीक, राघव चेतन को माना गया है शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन खिलजी को माना गया है माया का प्रतीक, नागमती जो है संसार का प्रतीक, हीरामन तोता है गुरु का प्रतीक माना गया है। कई बार पूछा गया है पद्मावत में हीरामन तोता को किसका प्रतीक माना है, तो गुरु का प्रतीक इन्होंने माना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। दामोदर कवि ने जो उनकी जो रचना है लखन सेन पद्मावती को किस प्रकार की कथा कहा है, तो उन्होंने वीर कथा कहकर इसे संबोधित किया है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की कथा माना है, श्रृंगारिक कथा माना है या वीर कथा माना है, तो आपको ध्यान रखना है वीर कथा माना है दामोदर कवि ने अपनी लखन सेन पद्मावती कथा को। उसके बाद बात करते हैं अखरावट, जो कि
पद्मावत की ही रचना है। जायसी जी की ही रचना है। पद्मावत के बाद जब हम पढ़ते हैं अखरावट को, तो अखरावट से संबंधित परीक्षा में ये तथ्य पूछा जाता है कि वर्णमाला के एक एक अक्षरों से संबंधित कौन सी रचना है जायसी जी की, वो है अखरावट। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन जायसी जी की किस रचना में कयामत का वर्णन मिलता है, तो वो है आखिरी कलाम, और तथा इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। उसके बाद चित्ररेखा जो है, और चित्रलेखा एक रचना है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। चित्रलेखा जो कि भगवती चरण वर्मा जी की रचना है, लेकिन चित्ररेखा ये आपको ध्यान रखना है, ये है लघु प्रेम आख्यान काव्य जायसी जी का। और कहरानामा जो है आध्यात्मिक विवाह का वर्णन इसमें दिखाया गया है। फिर है मसलानामा, जो मसलानामा में है ईश्वर भक्ति के प्रेम निवेदन इसमें दिखाया गया है। फिर है कहानावत, ये भी जायसी जी की रचना है, ये भी पूछ लिया जाता है जायसी जी की कहानावत किसकी रचना है, तो आपको ध्यान रखना है जायसी जी की रचना है कहानावत। उसके बाद बात करते हैं रचना मर्गावती की। तो रचना जो मर्गावती की है कुतुबुन ने की रचना रही है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम रचना मानी है सूफी काव्य परंपरा की मर्गावती को। और सूफी काव्य का प्रथम कवि किसे माना है, कुतुबुन को, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो इस रचना के संबंध में अगर परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो देख लेते हैं। मर्गावती के रचयिता कुतुबुन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य रहे हैं, और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि ये रहे हैं। उसके बाद बात करें यार कुतुबुन कवि के संबंध में, तो कुतुबुन कवि के संबंध में मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो आपको अभी जो EMRS की जो कवियों की सीरीज चली हुई है उसमें पूरी में मैंने आपको बता रखा है, और अन्य तथ्य भी उसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हो। नहीं तो हम रिवीजन करेंगे, फिर एक बार फिर से पूरे भक्ति काल को कंप्लीट करते हुए रिवाइज कर लेंगे, तो देख लेंगे। आप लोगों ने देख भी ली होगी कुतुबुन से संबंधित जो हमने तथ्य पढ़ रखे हैं। उसके बाद बात करें, क्योंकि अगर जो चीज़ हमने कर रखी है वो पहले हम दोबारा से हम कर रहे हैं तो वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। मेरा टारगेट है जल्दी जो बचे हुए हमारे जो तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और एक भी तथ्य हमारा न रह पाए, तो इस आधार पर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं। बार बार वही चीज़ों को करने की अपेक्षा जब हम जल्दी से पहले हम अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे मधुमालती की। मधुमालती की जो रचना है वो कवि रहे हैं मंजन 1945 में रचनाकार रहा है। इनके जो रचना रही है मधुमालती की, एक सेकेंड, उनके रचनाकार रहे हैं मंजन कवि रहे हैं। इसके जो नायक हैं मनोहर तथा नायिका रही है मधुमालती। नायक कौन रहे हैं मधुमालती के, मनोहर, और नायिका कौन रही है मधुमालती। इनके सहनायक तथा सहनायिका रहे हैं ताराचंद और प्रेमा। इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि मधुमालती के सहनायक और सहनायिका कौन रही है। पहला सूफी काव्य, इनमें नायक को बहुपत्नीवादी नहीं दिखाया, बहुपत्नीवादी है, ये भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसमें नायक को बहुपत्नीवादी नहीं दिखाया, यानी एक से अधिक पत्नियां इनकी नहीं थी, बहुपत्नीवादी इसमें नहीं दिखाया है नायक को, बहुपत्नीवादी। उसके बाद बात करते हैं इसकी जो नायिका की माँ के शाप के कारण पक्षी बन गई। जो मधुमालती, ये भी पूछ लिया जाता है इनमें से किसकी नायिका उसके माँ के शाप के कारण पक्षी बन गई, तो वो है मधुमालती की नायिका जो है मधुमालती, अपनी माँ के शाप के कारण वह पक्षी बन गई। और इसकी भाषा जो है वो है अवधी भाषा, इसमें भी कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं इनमें 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया। इनमें 5 चौपाई के बाद एक दोहा रखा गया। उसके बाद बात करते हैं
चित्रावली की। चित्रावली जो रचना है वो 1613 ईस्वी में सूफ़ी कवि जो है उस्मान रहे हैं। चित्रावली में सूफ़ी कवि उस्मान चित्रावली की रचना सूफ़ी कवि उस्मान ने की है 1613 ईस्वी में। उस्मान चिश्ती वंश में हाजी बाबा के शिष्य रहे हैं। बादशाह जहांगीर के समकालीन रहे हैं। इनके गुरु हाजी बाबा रहे हैं। चित्रावली के रचयिता उस्मान है। इसके नायक सुजान व नायिका चित्रावली रही है। नायक का नाम पूछ लिया जाए तो सुजान आपको ध्यान रखना है। उसमें अमर होने के पूर्ति के लिए इसकी रचना की गई थी। जो चित्रावली की जो रचना है उन्होंने अपनी प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए ही की थी कि उस्मान कवि में इस रचना के माध्यम से वे अमर होना चाहते थे, तो इसी के अमर पूर्ति के उद्देश्य के लिए ही उन्होंने यह रचना की थी। इसके गुरु जो है हाजी बाबा, ये हम देख चुके हैं। उस्मान ने अन्य कवियों को चित्रावली के से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है। उस्मान जी यह मानते थे कि जो चित्रावली रचना है इससे बढ़कर प्रेम कथा और कोई नहीं हो सकती। इससे बढ़कर प्रेम कथा लिखने की उन्होंने अन्य कवियों को चुनौती दे डाली थी। उसमें उन्होंने यह पंक्ति भी कही थी कि जाकी बुद्धि होए अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। मतलब जो कोई अपनी बुद्धि पर घमंड कर रहा है, कह रहा है कि वो एक इस तरह की कोई चित्रावली जैसी एक प्रेम कथा तो कह कर के बनाए, मतलब कह कर सुनाए या लिख कर तैयार करे। उन्होंने इस प्रकार से चुनौती भी दी थी। तो आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि किसे माना है? सूरदास पंजाबी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास पंजाबी को माना है, जो कि सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी नहीं है। ये एक अलग अन्य कवि रहे हैं, पंजाबी कवि सूरदास नामक। शाहजहाँ का समकालीन था जो ये थे, सूरदास नामक जो ये शाहजहाँ के समकालीन थे, और नल दमयंती नामक इन्होंने प्रेम कथा लिखी है। फिर बात कर लेते हैं जान कवि की। जो जान कवि वो जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ले ले मजनू काव्य की रचना की है। कई बार पूछ ली जाती है ले ले मजनू रचना किसकी है, तो ध्यान रखना है जान कवि की। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा रही है। जान कवि ने 68 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें कि 29 प्रेमाख्यान पर आधारित उनके ग्रंथ रहे हैं। इनमें प्रमुख ग्रंथ है कथा रत्नावली, कथा कलावंती, कथा कलंदर, कथा दमयंती तथा कथा रूपमंजरी आदि जो रचनाएं हैं ये जान कवि की रही है। रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया। आचार्य वैसे तो ईश्वरदास जी रहे हैं सूफी कवि के साथ वे एक सगुण काव्य धारा के कवि भी माने जाते हैं। सगुण भक्ति भी ईश्वरदास जी ने की है, और उनकी जो कथा है सत्यवती कथा, उनकी रचना है सत्यवती कथा को ये रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में कहीं पर भी किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया। ना ही उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को सूफी काव्य धारा में स्थान दिया है, ना ही सगुण काव्य धारा के अंतर्गत उन्होंने स्थान दिया है। इसलिए सत्यवती कथा को इन्होंने कहीं भी स्थान नहीं दिया। तो किसी भी प्रकार से अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप कर सकते हो। देख लेते हैं, बात करते हैं सन 1943 में दक्षिण शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कथा भी लिखी है। फिर बात कर लेते हैं थोड़े से हम सूफी संप्रदायों से संबंधित उनकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या रही है, उनके बारे में। उनके जो 5 संप्रदाय रहे हैं, कौन भारत का प्रवर्तक माना जाता है, कौन आदि प्रवर्तक माना जाता है, इस प्रकार से जो सूफी परंपरा में जो संप्रदाय प्रचलित हुए उनको भी एक बार हम देख लेंगे। तो भारत में सूफी मत का आगमन जो है 9वीं 10वीं शताब्दी
में हो गया था, किंतु इनके प्रचार प्रसार का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है, जिन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया। और आईने अकबरी में सूफियों को 14 संप्रदायों का उल्लेख है। आईने अकबरी में सूफियों के कितने संप्रदायों का उल्लेख बताया गया? 14 संप्रदायों को। इनमें से 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हुए हैं। वे 5 संप्रदाय कौन कौन से रहे हैं, उनके आदि प्रवर्तक कौन सा क्या रहा है, और उनके भारत के प्रवर्तक कौन रहे हैं और उनका क्या समय रहा है, ये भी एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो चिश्ती संप्रदाय पहला है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक रहे हैं वे है अबू अब्दुल्लाह चिश्ती आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत के प्रवर्तक माने जाते हैं। चिश्ती संप्रदाय के 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का समय रहा। फिर सुहरावर्दी जो संप्रदाय है वो जलालुद्दीन सुर्खपोश जो है भारत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस संप्रदाय के 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का समय रहा। उसके बाद जो कादरी संप्रदाय है, अब्दुल कादरी जिलानी जो है इनका आदि प्रवर्तक माना जाता है। और बंदगी मोहम्मद जो गोश जो है भारत के प्रवर्तक माने जाते हैं। 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय रहा है। फिर नक्शबंदी संप्रदाय रहा है। वाहा अल-दीन नक्शबंद जो है आदि संप्रदाय प्रवर्तक माने जाते हैं। और बाकी गिल्लाह बेरंग जो है भारत के प्रवर्तक माने जाते हैं। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भी इनका समय रहा है। फिर है एक और सत्तारी संप्रदाय, लेकिन भारत में ये केवल 4 ही प्रसिद्ध रहे हैं संप्रदाय। तो इस प्रकार से हमने इनके आदि प्रवर्तक, भारत में प्रवर्तक और इनका समय देख लिया है, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि मोहम्मद जो चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन माना जाता है। भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। आप देख सकते हो। जो भी सूफी काव्य परंपरा से संबंधित जितने भी तथ्य हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, लगभग हमने सभी को कंप्लीट कर लिया है। अगर कुछ तथ्य हमारे रह भी जाते हैं तो उन्हें हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से कवर करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। अभी पहले हम निर्गुण काव्य धारा के जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिसमें कि संत परंपरा आ जाएगी, सूफी परंपरा आ जाएगी, सभी दोनों परंपराओं से जो दोनों धाराओं से संबंधित हम प्रश्नों को करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम जो प्रश्न उत्तरों के क्लास लेकर के आएंगे। फिर हम आगे चल कर के सगुण काव्य धारा से संबंधित, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा से संबंधित जो भी परीक्षाओं में बार बार तथ्य पूछे जाते हैं उनको आगे करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कोशिश रहेगी हमारी हर रोज़ एक क्लास 6 बजे हिंदी साहित्य से संबंधित हम अपनी तैयारी को इसी प्रकार कंटिन्यू निरंतरता के साथ आगे ले जाते हुए करते रहे। और साथ साथ हम हिंदी व्याकरण के भी क्लास लाने की मैं सोच रही हूँ। और उनके जो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न उत्तरों को मैं लेकर के आऊँगी। पिछले सालों के प्रश्नों को ही विद सॉल्यूशन के साथ हम करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, तो मैं देख रही हूँ कहाँ से क्या किस प्रकार से आपके लिए अधिक लाभदायक होगा, अधिक उपयोगी होगा। तो बिल्कुल आपके बेनिफिट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को मैं लेकर के आऊँगी, ताकि आपको परीक्षा में हमारी क्लास के माध्यम से अधिक लाभ मिल पाए आप लोगों को। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।